हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा था। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस कैसे किया जाता है, उसके फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो और हमने 11th क्लास में भी इसको ऑलरेडी पहले से सोल्व किया हुआ है। इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन थे हमने क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। लेकिन ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों इक्वेशंस डिराइव कैसे हुए, इनके फॉर्मूला कैसे डिराइव हुए, आज हम वो पढ़ेंगे। तो उनसे रिलेटेड दो हमारे पास मेथड है। एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, और दूसरा कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ए से बी की ओर, और ए से बी तक पहुंचने के ड्यूरिंग वो एस डिस्टेंस कवर करता है। ये एस डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे टी टाइम लगता है। इस मोशन में जब ए पे था तब उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू के इक्वल थी, और जब वो बी पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी वी। और ए से बी की मोशन में उसका जो एक्सेलरेशन था उसे हम ए से डिनोट करते थे। तो ये वेरिएबल्स है हमारे पास, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस और t टाइम ड्यूरेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड वन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये चीज आपको नॉलेज में रखनी है, आपको शायद पता हो नहीं पता हो। 9th क्लास में भी आपने इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा है, रिलेटेड क्वेश्चन 9th क्लास में भी किए हैं, 11th क्लास में भी मैंने करवा रखे हैं। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ए से बी के लिए जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इस मोशन में एक्सेलरेशन है। पहले इनिशियली उसकी वेलोसिटी कुछ और है, u है, बाद में फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ और हो गई v। इसका मतलब ये अपनी एक ही स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसी मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो कभी भी अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं रह जाएंगी। ये तीनों की तीनों इक्वेशन केवल तभी वैलिड रहेंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे ये भी मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ही ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी, एप्लीकेबल होंगी। दूसरी चीज, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, स्पीड इंटू टाइम या फिर v इंटू टी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यूनिफॉर्म मोशन में भी ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगी या केवल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अप्लाई होंगी। देखो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अगर इनिशियली उसकी स्पीड u है तो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी u ही होगी, और ऐसे केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 तो ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो u मतलब उसकी स्पीड, जो पहले वही बाद में, तो स्पीड इनटू टाइम। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों के लिए ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होंगी। केवल एक कंडीशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होंगी। और तब आपको जो कैलकुलेशंस करनी है उसको मैं आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि तब हमें क्या अप्रोच रखनी है। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं एप्लीकेबल होंगी। चलो बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम वीटी ग्राफ बनाएंगे ऑब्जेक्ट की मोशन का। और क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो वीटी ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
और अगर कर्व है तो हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो जो ग्राफ बनेगा, वीटी ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो वीटी ग्राफ में यहां बना देता हूं, वीटी ग्राफ में वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रखेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम को रखेंगे। अब देखो दो ही पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट पे टाइम कितना है, टी इक्वल टू 0, क्योंकि जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है वहां हम टाइम को 0 लेते हैं। और जब भी बी पे पहुंच जाएगा तो टाइम हो जाएगा टी इक्वल टू टी, क्योंकि टोटल ए से बी तक पहुंचने में टाइम टी लग रहा है। इनिशियली 0 है तो फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम हो जाएगी टी। तो सबसे पहले टी इक्वल टू 0 के लिए हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, फिर टी इक्वल टू टी के लिए हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो टी इक्वल टू 0 पे देखो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, u। इसका मतलब वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू है u। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा ग्राफ का वो ये हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u। और अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो v की जो वैल्यू होगी वो u से बढ़ के मिलेगी। इसका मतलब t इक्वल टू t पे जो टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो u से ज्यादा मिलेगी। सपोज करो ये मान लेते हैं, तो जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा t इक्वल टू टी पे वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमें ग्राफ मिल गया ऑब्जेक्टिव मोशन का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैलकुलस मेथड पे आएंगे। पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बात कर लेते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो ग्राफ को देखने से वो पता चल रहा है कि फाइनल पॉइंट है बी, बी पे वेलोसिटी v और इनिशियल पॉइंट है ए पे वेलोसिटी u। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें ये मिलेगा, इसे हम बोलेंगे डेल्टा v, और टोटल टाइम ड्यूरेशन डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v की वैल्यू कितनी है, ये जो पोर्शन है, अगर मैं 0 से v की वैल्यू में से ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो डेल्टा v है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा v की वैल्यू हो जाएगी v माइनस u, और टोटल टाइम हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t माइनस 0। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस u अपॉन t, या फिर at इज इक्वल्स टू v माइनस u, या फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है ग्राफिकल मेथड से। इसके बाद पढ़ लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फॉर्मूला किसका बनाते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसको बताती है, हमें डिस्टेंस के बारे में बताती है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो वीटी ग्राफ में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या कंसेप्ट सीखा है हमने सीखा है एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एप्लीकेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। जब भी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो वीटी ग्राफ से तो हम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं गिवन टाइम इंटरवल के लिए, जो एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ का एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो एरिया है ये काउंट करेंगे तो ये डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब इस शेप को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो ट्राइंगल मिल गया मुझे, इसको A1 दे देता हूं, और एक रेक्टेंगल। तो D इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस को देखो यहाँ पे S से डिनोट किया है तो मैं भी डिस्टेंस को S से डिनोट करूंगा। और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ कौन कौन से कवर हो रहे हैं एरिया में, A1 प्लस A2। A1 एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, देखो इस ट्राइंगल का बेस कितने के इक्वल है, T के इक्वल, और इसकी हाइट कितने के इक्वल है, देखो ये पोर्शन V माइनस U प्लस A2 देखो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो लेंथ है इसकी T के इक्वल और ब्रेड्थ है U,
तो u मल्टीप्लाइड बाय टी, इससे हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाफ इंटू टी। देखो v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था v माइनस यू अपॉन टी, तो यहां से v माइनस यू ए टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे v माइनस यू की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं a इंटू टी से, तो ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, टी मल्टीप्लाइड बाई टी, टी स्क्वायर प्लस यू टी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला बना है। अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन तब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस एरिया को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि एक सिंगल यूनिट कंसीडर करके फिर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। मतलब एरिया तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन इसको एक सिंगल यूनिट बना के फिर इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूव करने के लिए पहली जो लाइन है वो आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि पहली लाइन में हमें डिस्टेंस ही कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है, अगर मैं इनको नाम दे दूं ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस की जगह मैं एस लिख देता हूं, और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस। ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, और जिस शेप का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला गया है वो भी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कौन सा टेट्रागन होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी दो साइड पैरेलल हो और बाकी दो पैरेलल नहीं हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो देखो इसकी OA साइड और BC साइड ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला देखो किस तरीके से बनेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली साइड कितने के इक्वल है, U के इक्वल, प्लस और ये वाली साइड V के इक्वल, इनटू डिस्टेंस। देखो दोनों पैरेलल साइड्स OA और BC के बीच की डिस्टेंस टाइम के इक्वल है, तो डिस्टेंस की जगह मैं ले लूंगा t। अब एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था v माइनस यू अपॉन टी, तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ v माइनस यू अपॉन ए से, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू यू प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन ए। u प्लस वी को मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूँ, चाहे 1 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 1 करो, आंसर हमेशा 3 आएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, या फिर 2 को इसके साथ लिख दें तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को उस साइड ले जाएं तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये प्रूफ है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। इस तरीके से आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों ही प्रूव करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एरिया कैलकुलेट करने से। पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब प्रूव करना है तब एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल कंसीडर करके एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सेकंड इक्वेशन का प्रूफ मिलेगा। और अगर हमें थर्ड इक्वेशन का प्रूफ चाहिए तो हम जो एरिया है उसे एक सिंगल यूनिट कंसीडर करके और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करके और उसको डिराइव करेंगे। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सीख लिया है। अब हम कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना सीखेंगे। चलो आ जाते हैं सेकंड बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड किसे कहते हैं? कैलकुलस मेथड
कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, इस मेथड को हम बोलेंगे कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने वीटी ग्राफ का फर्स्ट एप्लीकेशन, वीटी ग्राफ के एप्लीकेशन पढ़े थे। पहला एप्लीकेशन पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, और कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन दो टाइप का होता था, एक तो एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a इज टू dv बाय dt। अगर आपको याद नहीं तो आप जाके देखना एप्लीकेशन ऑफ वीटी ग्राफ का फर्स्ट नंबर का एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वहां आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू a dt, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड में ले गए। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, LHS और RHS दोनों को इंटीग्रेट करिए। देखो इक्वेशंस में ये कंसेप्ट अप्लाई होता है कि किसी भी इक्वेशन में आप LHS और RHS दोनों के साथ एक सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। अगर मैं इंटीग्रेशन LHS में भी कर रहा हूं और RHS में भी कर रहा हूं तो इक्वेशन की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन तब भी वैलिड रहेगी। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन तो हमेशा इनिशियल और फाइनल लिमिट्स मांगता है। तो यहाँ पे मुझे LHS में भी इनिशियल और फाइनल लिमिट अप्लाई करनी पड़ेंगी और RHS में भी करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ये तो पता चले कि इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो d के पहले जो वेरिएबल होता है उसका इंटीग्रेशन होता है, d के बाद जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे d के बाद है v, इसका मतलब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है LHS में। और यहाँ पे देख लें d के पहले है a, इसका मतलब a का इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिमिट आएगी टाइम की और यहाँ पे लिमिट आएगी वेलोसिटी की। तो सबसे पहले इनिशियल लिमिट की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पे है तब उसकी वैल्यू इनिशियल लिमिट में जाएगी, जब ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया तब उसकी वैल्यू फाइनल लिमिट में जाएगी। तो यहाँ पे LHS को पहले कंसीडर कर लेते हैं। LHS में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? वेलोसिटी के। और इसका मतलब इनिशियल यहाँ पे लिमिट रखेंगे वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे रखेंगे वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू। तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू कितनी है? u, और वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? v। यहाँ पे u और v में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में करना पड़ रहा है और वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो लिमिट भी वेलोसिटी टर्म्स में रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आएगी टाइम की इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे आएगी टाइम की फाइनल वैल्यू। यहाँ पे टाइम की इनिशियल वैल्यू है 0 और यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे टाइम की फाइनल वैल्यू है t, तो 0 to t हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1.dx को हम dx भी लिख सकते हो, dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देखिए इंटीग्रेशन में dx का इंटीग्रेशन अगर x होता है तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट पुट करनी पड़ेगी u to v। a कांस्टेंट है, देखो पहले ही ये चीज बात कर ली थी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो केवल तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे तो हम बाहर ले लेते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। तो इसे बाहर ले लिया dt का इंटीग्रेशन। अगर dx का इंटीग्रेशन x हो सकता है, dv का इंटीग्रेशन v हो सकता है, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 to t और ये u to v। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट। इसी तरीके से यहाँ पे पहले t की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल्स टू at या फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ कैलकुलस मेथड से आ गया हमारे पास। कैलकुलस मेथड में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से बाकी दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमें प्रूव करके बताना है। देखो जिसके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट क्लियर है ना, उनके लिए ये प्रूफ सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है इसका डेरिवेशन। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखो हमें प्रूफ करना है ना, तो थोड़ी बहुत मेहनत हमें करनी पड़ेगी कि इनिशियलाइज कहां से करना है, स्टार्टिंग कहां से करनी है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करना है
उसको प्रूव करके बताना है। तो हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, देखो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। लेकिन देखो यहां पे, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब यहाँ पे dt को ले जाते हैं उधर, तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा v dt। तो इसे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, dx इज इक्वल्स टू v dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं इस तरीके से। अब फिर से लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया है तो इंटीग्रेशन तो इनिशियल और फाइनल लिमिट्स मांगता है। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x क्या है, डिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे तो लिमिट्स लगेंगी डिस्टेंस की, यहाँ पे डिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे डिस्टेंस की फाइनल वैल्यू। तो इनिशियल जब वो a पे था तब ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, अभी तो वो स्टार्ट हो रहा है a पे, तो इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका मतलब a पे था तब तो उसने कोई डिस्टेंस कवर की नहीं, तो यहाँ पे डिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 0। फिर जब वो B पे पहुंच गया, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, s। इसका मतलब डिस्टेंस की फाइनल वैल्यू आ जाएगी s। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, x के रेस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं इनिशियल और फाइनल लिमिट्स डिस्टेंस की रख रहा हूं। यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो इनिशियल और फाइनल जो वैल्यूज आएंगी इंटीग्रेशन की, लिमिट्स आएंगी, वो टाइम की आएंगी। तो a पे टाइम कितना था, 0, b पे टाइम कितना हो गया, t। ठीक है, अब फिर से इसको एज इट इज लिख देते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने b का फॉर्मूला क्या पढ़ा, u प्लस एटी। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, u प्लस एटी dt 0 टू t। फिर से इसको सोल्व करते हैं, dx 0 टू s इज इक्वल्स टू, अब देखो ब्रैकेट में dt u से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, dt 80 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u dt प्लस 80 dt। अब a कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, एक स्टेप कम लगेगी हमारी, थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे। तो लिमिट यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 टू t, और लिमिट यहाँ पे पुट कर दिया 0 टू t। dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया x 0 टू s, और u dt, देखो u भी कांस्टेंट है, u को भी बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है u तो चेंज होगा ही नहीं, u जितना है उतना ही रहेगा, तो u को हमने ले लिया बाहर। और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, कहां से कहां तक, 0 टू t प्लस a। अब हमें इंटीग्रेशन करना है t का dt के रेस्पेक्ट में। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे t की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे भी लिख दिया 2। लिमिट पुट कर दी 0 टू t। चलो आगे करते हैं, पहले फाइनल लिमिट पुट करेंगे, फिर इनिशियल लिमिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u एज इट इज लिख दिया, पहले टाइम की फाइनल लिमिट पुट कर देंगे, फिर टाइम की इनिशियल वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस a एज इट इज। अब फिर से t की फाइनल वैल्यू t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो s माइनस 0 हो जाएगा s u, t माइनस 0 t इंटू u, तो ut प्लस ये वैल्यू 0 है, तो ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा at स्क्वायर बाय 2, या फिर हाफ at स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से प्रूव हो जाती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये प्रूफ था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब फाइनल आखिरी बची है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देखते हैं। देखो आपको इनिशियलाइज कहां से करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है वो अगर आपको पता है ना, तो सारे के सारे आगे की स्टेप्स अपने आप होती चली जाएंगी। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमने इनिशियलाइज कहां से किया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके फिर उसको आगे सोल्व किया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लेके उसको प्रूव किया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था वही करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेके। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv by dt।
आपको मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले बताए हैं, एक dv बाई dt और एक d बाई dt, v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। तो ये देखो x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के साथ d बाई dt है, फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो उसके आगे एक बार और d बाई dt है, तो इसे हम लिख सकते हैं d2x बाई dt, मतलब x का 2 बार इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन। और एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है v dv बाई dx। अगर आपको नहीं पता तो अभी सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको मैं dx से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, इनको इंटरचेंज कर दूं तो a हो जाएगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt तो v के इक्वल होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dv बाई dx इंटू v। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास v dv बाई dx। तो थर्ड इक्वेशन को इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लेना है। dv बाई dt तो तब लेते थे जब फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करना हो, और जब थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेंगे v dv बाई dx। फिर से इनको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v dv इज इक्वल्स टू a dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या करना है, हमें लिमिट्स पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, एलएचएस में वेलोसिटी, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है u और फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है v। इस तरीके यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 0, फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया तो डिस्टेंस हो गई s। ये लिमिट पुट कर दी हमने। अब v का इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो v का हो जाएगा v टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब कि v स्क्वायर बाय 2 u और v। इनिशियल और फाइनल लिमिट पुट कर दी हमने। इसी तरीके से एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और dx का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहाँ पे पहले फाइनल वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। पहले फाइनल वैल्यू पुट करी, फिर इनिशियल लिमिट की वैल्यू पुट करी। इसी तरीके से a dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 टू s, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू a, पहले अपर लिमिट s फिर लोअर लिमिट 0। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू as। 2 को ले आते हैं इधर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा 2as, यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गई। तो आज हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने पहले कर लिए थे, मैंने पहले इसलिए करवा दिए क्योंकि आप 9th क्लास में भी इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ के आ चुके हो। हाँ, तब आपने ये नहीं पढ़ा था कि ये डिराइव कैसे हुई, ये फॉर्मूला आया कहां से थे। आज हम जान चुके हैं ग्राफिकल मेथड से भी और कैलकुलस मेथड से भी कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं उनका प्रूफ कैसे आया, किसने ये फॉर्मूले बनाए, क्या सोच के बनाए। दोनों ही मेथड से पूछे जाते हैं एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, कि इनका डेरिवेशन, इनको प्रूव करना पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी, बाकी सारे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।